बात करेंगे 1206 से लेकर 1757 प्लासी के युद्ध तक की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय भारत के अंदर किन लोगों ने आकर आक्रमण किया था। सबसे पहले की बात कर लें तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है अमर खलीफा। तो अमर खलीफा के समय क्या हुआ, 636 ईस्वी के अंदर 636 तो 636 ईस्वी में अरबों का पहला जो समुद्री आक्रमण था वो कहाँ हुआ, ठाणे के अंदर। अरबों अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी के अंदर अरबों का सबसे पहले समुद्री आक्रमण, वो भी कैसा आक्रमण था, समुद्री आक्रमण, समुद्र के रास्ते से आए और आक्रमण किया। कहाँ पे, ठाणे के अंदर। मुंबई से ठाणे प्रथम क्या चली थी, रेल चली थी। तो उसी की बात करें यहाँ पे कि अमर खलीफा के समय सन 636 ईस्वी के अंदर जो पहला आक्रमण हुआ था अरबों द्वारा, कब हुआ था, 636 ईस्वी में। और कौन से रास्ते से आए, समुद्री रास्ते से आए। कहाँ पे, ठाणे के अंदर। यह जो आक्रमण हुआ वो आक्रमण क्या हुआ, विफल हो गया। मतलब इसमें उन अरबों को क्या सफलता नहीं मिली। इसके बाद बात करते हैं सन 712 ईस्वी के अंदर, 7 और 5 से 12। तो 712 ईस्वी में एक व्यक्ति, नाम सुना ही होगा आपने, मोहम्मद बिन कासिम। तो व्यक्ति क्या नाम, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो उसका सिंध के राजा दाहिर के साथ, सिंध के राजा का नाम क्या है, दाहिर, इसके मध्य एक भयानक संघर्ष हुआ। मतलब इतना खतरनाक युद्ध हुआ दोनों के बीच में। कब हुआ, 712 ईस्वी में। किस किस के बीच से, मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के बीच भयंकर संघर्ष। एक व्यक्ति है बाबा धुरी, वो कहता है कि इतना इनके बीच खतरनाक युद्ध हुआ था कि जैसा आज तक हुआ ही नहीं, इतना इनके बीच से भयानक युद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि यह इतनी वीरता से लड़ा, लेकिन अंत में क्या हुआ कि एक तीर राजा दाहिर के लग जाता है, जिससे इसकी क्या हो जाती है, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो यह युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में आपने पढ़ाई होगा, एक व्यक्ति कौन है, जो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली, उस व्यक्ति का नाम था पृथ्वीराज चौहान। और इधर था मोहम्मद गौरी। बात कर रहे हैं हम 1191 और 1192 की। 1191 और 1192 याद आया आपको, कौन सा युद्ध है, तराइन का, वो भी कौन सा, फर्स्ट, प्रथम युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो 1191 में किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, विजय। किसमें, 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें। अब व्यक्ति क्या करता है कि या तो पृथ्वीराज चौहान को क्या करना चाहिए था, इसका पीछा करना चाहिए था, या फिर इसको मार देना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो एक साल बाद 1192 ईस्वी के अंदर ये तो आराम से मौज कर रहा था। उसके बाद में ये व्यक्ति आता है 1192 साल सेना लेकर, और इस पर क्या कर देता है, आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान पर। तो इस युद्ध में क्या होता है, इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और इस समय हिंदू जो था वो साम्राज्य पूरी तरह से क्या हो गया, तहस नहस, क्योंकि अंतिम माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और एक तरह से इस समय मुगल शासन की क्या हो जाती है, मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान कितने युद्ध, 2 युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। कब कब, 1191 और 1192। 1191 किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसकी विजय, पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन ये से एक साल तैयारी करने का मौका दे देता है, तो वापस एक साल बाद वापस आता है युद्ध करने के लिए। और अब की बार क्या होती है कि पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, पराजय हो जाती है। और
इस प्रकार मुस्लिम या राज्य क्या होती है स्थापना। अब बात कर लेते हैं 1206 ईस्वी में, वो एक्चुअल सन जिसमें मुस्लिम राज्य की क्या होती है शुरुआत। यहाँ से नींव पनप जाती है कौन सी, मुस्लिम राज्य की नींव, ना कि मुगल। किसकी नींव पड़ रही है, मुस्लिम राज्य की नींव पड़ रही है। कई बार क्या आता है कि मुस्लिम राज्य की बात आती है और हम कहाँ पे हो जाती है 1526 के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है वो तो 1526 ही होती है, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत है वो 1206 ईस्वी से होती है। अब तक क्या पड़ा, सबसे पहले अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी के अंदर अरबों द्वारा आक्रमण होता है कि कौन से रास्ते से आते हैं, समुद्री रास्ते से आते हैं। आक्रमण क्या जाता है विफल। इसके बाद में पड़ा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के बीच खतरनाक युद्ध, और युद्ध क्या जाता है सौंप जाता है। इसके बाद 2 युद्ध पड़े मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 1192, त्राइन का प्रथम त्राइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद में बात करते हैं कि भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना कब हुई 1206 ईस्वी के अंदर। अब यहाँ से हमारा जो चलेगा वो दिल्ली सल्तनत चलेगा 1206 से लेके 1526 ईस्वी, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना तक। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना से लेके यहाँ क्या है मुस्लिम है, यहाँ क्या आएगा मुस्लिम, और यहाँ क्या है मुगल। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना है वो 1206 ईस्वी के अंदर और मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी के अंदर। बात करते हैं सबसे पहले कौन से वंश की, दिल्ली सल्तनत के। यामिनी भी कह सकते हैं, इलबरी भी कह सकते हैं, या फिर इसे कौन सा वंश कह सकते हैं गुलाब वंश। यामिनी, इलबरी या फिर गुलाब वंश। अब इस वंश का प्रथम राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो गुलाम वंश का प्रथम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम से स्पष्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक, 4 साल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। अब देखो जो आगे बात करेंगे, इसे किस नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन और लाल बख्श। किस नाम से, लाल बख्श। और इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर। और एक व्यक्ति को इसने संरक्षण प्रदान किया हुआ था इसके दरबार के अंदर, उस व्यक्ति का नाम था हसन निजामी। 3 बातें ध्यान रखनी है पहले हमें। सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में स्थापना 1206 से लेके 1210 ईस्वी क्या किया, शासन किया। इसके बाद में इसे क्या कहा जाता है, लाल बख्श कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, ला से लाल बख्श, ला से लाहौर। और इसने किसके दरबार में संरक्षण प्रदान किया हुआ था, हसन निजामी। इतनी बात कंप्लीट। इसके बाद में वो आएगी कुतुब मीनार। देखो कुतुब से कुतुब में मीनार। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है, कौन सी मंजिल है, पहली मंजिल इसी के द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब देखो पहली मंजिल का निर्माण तो इसने अपने नाम पे करवा दिया। अब जो बाकी शेष बच गया, जो आगे राजा आएगा दूसरा कौन सा करवा देता है, इल्तुतमिश ऐबक। इल्तुतमिश ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, दिल्ली के अंदर है। इसके बाद में कुतुब मीनार जो है वो किसकी याद में, तो शेख बख्तियार काकी, शेख बख्तियार काकी की याद में जो बनाया गया वो इसी के नाम पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और इस व्यक्ति ये कौन थे, तो सूफी संत थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किसका निर्माण करवाया, इनकी याद में। किसका निर्माण होता है, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, पहली मंजिल का। इसके बाद में जो शेष बचा है उसका इल्तुतमिश ऐबक। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में, शेख बख्तियार काकी, जो क्या था, सूफी संत था। इसके बाद में बात करेंगे इसकी कि इस हम जानते हैं ये राजा कब तक रहा था, 1210 ईस्वी में। और चौको या फिर पोलो जो खेल खेलते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किससे गिर कर, घोड़े से गिर कर। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले किसकी बात की, दिल्ली सल्तनत की बात की 1206 से लेके 1526। इसके बाद में बात की हमने सबसे पहले इसे
कौन सा वंश कहा जाता है? यमनी भी कह सकते हैं, इलबरी भी कह सकते हैं, या फिर इसे गुलाम वंश भी कहा जा सकता है। इसके बाद में प्रथम राजा की बात करी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी में। इसके बाद हमने बात की सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लाल बख्श। क्वेश्चन आ सकता है लाल बख्श किसे कहा जाता है? छोटे क्वेश्चन पहले उठा लें। तो इसके बाद में बात करें, इसकी राजधानी क्या थी? ला से लाल बख्श और ला से लाहौर। अब इसने किसके संरक्षण प्रदान किया हुआ था? हसन का निजामी को। इसके बाद में इसने किसका निर्माण करवाया? इसने करवाया अपने नाम से कुतुब मीनार का निर्माण, वो भी पहली मंजिल का। शेष बची मंजिल का निर्माण करवाता है इल्तुतमिश ऐबक। अब कुतुब मीनार किसकी यादें बनाई गई है? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। अब इसकी मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। कौन सा खेल खेलते हुए? जिसे चौगो भी कह सकते हैं, या फिर पोलो खेल खेलते हैं, घोड़े से गिर कर इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। हमने अभी पढ़ा कि कुतुब मीनार की जो शेष मंजिल है उनका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ऐबक। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो इल्तुतमिश ऐबक। सबसे पहले बात करेंगे, यह था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या था? दामाद है, मतलब जवाई, पावड़ा भी कह सकते हैं, बटाव भी कह सकते हैं। तो इसे यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, वह इसका उत्तराधिकारी। मतलब इसके बाद में राजा कौन बनेगा? इल्तुतमिश ऐबक बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं कि ये था क्या, वास्तव में चीज़ क्या थी। तो मुस्लिम जो साम्राज्य है उसका वास्तविक संगठनकर्ता की बात करेंगे तो वो कौन था? यही था इल्तुतमिश ऐबक, वास्तविक। इसके बाद में बात करते हैं हमें 1226 ईस्वी। कब की? 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने किसको जीत लिया? रणथंभौर को। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता सबसे पहले 1226 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में इसने ग्वालियर व जालौर पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इतना ही है इसके बारे में। थोड़ी सी बात, सबसे पहले कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण तो किसने करवा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दिया। उसके बाद में जो शेष बची उसका निर्माण करवाया इल्तुतमिश ऐबक ने, ये बात थी। इसके बाद इल्तुतमिश ऐबक कुतुबुद्दीन के बाद में क्या बना? उत्तराधिकारी बना। वास्तव में ये उसका क्या था? दामाद था। अब वास्तव में बात करें कि मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संगठनकर्ता कौन था, तो यही बंदा है इल्तुतमिश ऐबक। इसके बाद में बात करें कि इसने किसे जीता? 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीत लिया, और किस पर है? ग्वालियर व जालौर पर भी इसने धीरे धीरे अपना अधिकार है कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे राजा की, महिला सुल्तान, उसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? एकमात्र महिला रजिया सुल्तान। कब से कब तक? 1236 से लेके 40 ईस्वी के अंदर। बात करते हैं किसकी मृत्यु के बाद? तो फिरोज शाह की मृत्यु के बाद ये क्या बना? इल्तुतमिश की पुत्री सुल्तान बनती है या राजा बनती है। किसकी हत्या के बाद है? फिरोज शाह की हत्या के बाद। कौन? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया जो है वो राजगद्दी पर बैठती है, सुल्तान बनती है। उसने क्या किया? इससे क्या होंगे? जो परंपरावादी हैं वो तो नाराज होंगे कि परंपरा के अनुसार तो किसे राजा बनना चाहिए? पुत्र को राजा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसको राजा बना दिया गया? पुत्र को राजा। वह कट्टरपंथी, मतलब इसके जो अदर साइड वाले, एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा, तो दूसरी कट्टरवादी है जो भी इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे इस बात का भी। आपने ऐसे क्या कर दिया? पुत्री को राजा कैसे बना दिया? तो इन्होंने विरोध किया। फिर भी विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? इसे सुल्तान बना दिया जाता है। तो इसने जैसे ही राजा इसे सुल्तान बनाया गया, तो इसने सबसे पहले अपना जो पर्दा है उस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पर्दा को त्याग करना पड़ेगा, तभी हम जनता को अपना मुँह या फिर अपने जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। तो इसने सबसे पहले जो प्रथा थी पर्दा, उसको क्या कर दिया? त्याग दिया, उखाड़ फेंका उसे। उसके बाद में पुरुषों के समान ही जिस प्रकार राजा जो है वो वस्त्र धारण करते थे, उसी के समान उसने कोट व टोपी पहनना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने। अब जो बात करेंगे कि इसने एक व्यक्ति था जिसे याकूत को क्या किया? अमीर अखुर
एक पद है अमीर ए अखुर, यानी ये कौन सा पद था? तो असव साला का प्रधान होता था उस समय, असव साला का, यानी कि घोड़ों की जो साला है उसका प्रधान नियुक्त कर दिया। किसे नियुक्त किया? याकूत को। याकूत को क्या कर दिया? अमीर अखुर यानी असव साला का प्रधान है नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद में इससे क्या होगा? तुर्क जो लोग थे, अमीर थे, जो कट्टरवादी थे, वो क्या हो गए? इससे नाराज हो गए कि आपने ऐसा क्यों किया, उसे ही पद पर क्यों नियुक्त किया। इसके बाद में ये रजिया जो है, सुल्तान जो है, अल्तुनिया से क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है। किससे? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से विवाह कर लिया। इसके बाद में 1240 ईस्वी के अंदर लोग वैसे ही नाराज थे, दोनों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। 1236 से 1240 हमने पढ़ा था, इसका शासनकाल रहा था, तो दोनों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अल्तुनिया भी गया और रजिया सुल्तान भी। इस प्रकार रजिया सुल्तान का साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद में कुछ अन्य राजा जो बने, उनके नाम बहराम शाह, मसूद शाह व नासिरुद्दीन, ये राजा बने। लेकिन ये जो राजा थे वो क्या थे? अयोग्य थे। जिस प्रकार हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो 1526 से 1707 की ही बात करते हैं। उसके बाद में जो आगे राजा जो थे वो क्या थे? अयोग्य, निकम्मे, तो उनकी हमें चर्चा नहीं करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो इसके बाद में अन्य राजा आए वो क्या थे? अयोग्य थे। बात कर लेते हैं बहराम शाह, मसूद शाह व नासिरुद्दीन। ये तीनों जो राजा बने वो अयोग्य थे। लेकिन जो ये व्यक्ति है वो कौन था? नासिरुद्दीन है महमूद। इसके पीछे जो एक्चुअल जो चीज़ थी, किसका हाथ था? तो व्यक्ति था आगे जो, जिसकी हम आगे टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है बलबन, रक्त और लोहा की नीति वाला। तो उस व्यक्ति का इसके पीछे वास्तविक क्या था? हाथ था। तो यह था हमारा संघर्षकालीन भारत का टॉपिक। सबसे पहले हमने किसकी चर्चा करी? जो अमर खलीफा 637 ईस्वी, अरबों का पहला आक्रमण विफल। इसके बाद 712 मोहम्मद बिन कासिम व राजा दाहिर के बीच भयानक संघर्ष। दूरी कहते हैं कि ऐसा युद्ध तो हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। इसके बाद में 1200 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत 1200 से लेकर 1526। यामिनी इल्बरी या गुलामवश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। सबसे पहले बात की, कुतुबुद्दीन को क्या कहा जाता है? लाल बख्श। इसकी राजधानी ला से लाहौर, ला से लाल बख्श। इसके बाद ये इसे दरबार में किसे संरक्षण प्राप्त था? हसन खां निजामी। इसके बाद में बात की हमने इसकी कि इसने सबसे पहले किसका निर्माण कराया? कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया। शेष बची इल्तुतमिश ऐबक। इसके बाद में जो कुतुब मीनार है वो किसकी याद में बनाई गई है? तो शेख बख्तियार काकी, जो क्या थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। इसके बाद में बात की हमने 1210 ईस्वी में गुलामवश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की पोगो या फिर चौगो या फिर पोलो खेलते समय क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु जाती है घोड़े से गिरकर। इसके बाद बात की हमने इसके बाद इल्तुतमिश ऐबक की, जो इनका क्या था? दामाद था और वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी था। वास्तविक रूप से बात करें कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कौन था? इल्तुतमिश ऐबक। इसके बाद में बात की हमने, इसने 1226 ईस्वी के अंदर रणथंबोर को जीत लिया और ग्वालियर व जालौर पर भी क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम था रजिया सुल्तान। फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश ऐबक की पुत्री रजिया सुल्तान राजा बनी। सबसे पहले अब जो राजा बनेगी, जो पुत्री राजा बनी है, मतलब इसका विरोध करेंगे परंपरावादी व कट्टरवादी तुर्कमेनियों ने इसका विरोध किया। लेकिन इसने क्या किया? उनका सामना किया, पर्दा क्या कर दिया? त्याग कर दिया और पुरुषों के समान ही कोट व टोपी पहनना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने याकूत को क्या बना दिया? अमीर अखुर यानी असफ साला का प्रधान नियुक्त कर दिया। इससे वापिस तुर्क जो अमीर थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। इसके बाद में इसने रजिया ने क्या किया? अल्तुनिया से विवाह कर लिया और 1240 ईस्वी में दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद जो अन्य शासक बने महमूद शाह, नासिरुद्दीन और बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन राजा बने। लेकिन ये सारे क्या थे? निकम्मे थे, अयोग्य थे। जो नासिरुद्दीन है उसके पीछे वास्तविक जो हाथ था वो किसका हाथ था? बलबन का। कल हम चर्चा करेंगे किसकी? बलबन के बारे में।